नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से तमाम पार्टियां अब एक्टिव मोड में आ गई हैं। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन राजद ने भी बड़ी बैठक बुलाई थी और बड़ी बात यह कि राजद की आज भी मैराथन बैठक होगी। तो ऐसे में अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर लालू तेजस्वी ने अचानक से बैठक क्यों बुला ली है, क्या कुछ हुआ है अंदर में, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अचानक से लालू तेजस्वी ने 2 दिवसीय बैठक क्यों बुला ली है, क्या होने जा रहा है? नहीं, बैठक अचानक नहीं है जी। बैठक तो देखिए सभी दलों ने अलग अलग अपनी समीक्षा बैठक की, इस चुनाव में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिला, क्या कारण है, कहाँ कमजोरी रही। तो इसी सिलसिले में राजद ने भी बैठक बुलाई। राजद में सभी उनके प्रत्याशी आए थे, जिलाध्यक्ष आए थे, जो उस चुनाव क्षेत्र के प्रभारी आए थे। ये अचानक नहीं थी, ये बैठक बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज बैठक थी। ये 2 दिन की बैठक थी। आज भी शाम 5 बजे वो बैठक हो रही है। जी जी। अब पहले दिन की बैठक हुई, तेजस्वी की अध्यक्षता में बैठक हुई। वो पार्टी के विधानमंडल दल में विधायक दल के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, और राजद के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो स्वाभाविक आज की तारीख में लालू जी के रहते अब तो तेजस्वी ने अपनी राजनीतिक विरासत संभाल ली है। और बैठक हुई, उसमें बैठक में कई बिंदु उभरे। एक बात तो ये हुई कि कार्यकर्ताओं को और एक्टिव होने की जरूरत है। हमारा वोट बैंक है, हमारे वोटर हैं जी। और इस बार निश्चित रूप से सर्वाधिक सीट के लिए कोई 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की जी जी। राजद 23 सीट के लिए लड़ने वाला अकेला दावेदार था। कोई पार्टी 23 सीट, मतलब वो बीजेपी जदयू भी लड़ी तो एक बीजेपी 17 सीट के लड़ी, जदयू 16 सीट के लिए लड़ा, और महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में अगुवाई करते हुए राजद 23 सीट के लिए लड़ा। और उसी तरह से फिर कांग्रेस लड़ी 9 सीट के लिए, 3 सीट के लिए माले लड़ी, एक सीट के लिए 3 सीट पर बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिला जुला करके जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक संतोष करने की बात थी। 2019 के चुनाव में तो राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार खाता ही नहीं खुला, 4 सीटें उसके खाते में गई। लेकिन जो लड़ाई थी, जो स्वरूप था और कंटेस्ट का जो स्वरूप रहा इस बार, सचमुच में आप ये कह सकते हैं कि बिहार में 75% सीटों पर 40 में 30 सीट पर एनडीए की जीत हुई। तो जीत हुई लेकिन पसीना छूट गया। जीत हुई लेकिन पसीना छूट गई। उसमें 2 ही 3 सीट है जहां लाख से ऊपर का हार जीत हुआ। हालांकि राजद की भी 2 कंस्टिट्यूंसी में बहुत पिटी है। सिवान में उनके जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी कैंडिडेट थे, वो तीसरे स्थान पर रहे। वहाँ मुख्य मुकाबला हिना साहब में और जो जदयू की कैंडिडेट थी जो जीती है विजय लक्ष्मी, उसके बीच था। और पूर्णिया में तो और हद पिट गई कि वहाँ जमानत नहीं बची। बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी और वहाँ मुख्य मुकाबला निर्दलीय पप्पू यादव से हुआ, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, ये तो कहा ही जाएगा। उनकी जीत हुई और वहाँ मुकाबला हुआ, सिटिंग एमपी थे वहाँ जदयू के संतोष कुशवाहा से। तो कल की बैठक में जो रिव्यू हुई उसमें हुआ कि कहाँ कमजोर हुए। आगे के चुनाव में फिर हम, अभी तो विधानसभा का चुनाव है ना, तो उसमें कैसे हम अधिकाधिक सीट पर जीते हैं। लेकिन अंदर की खबर क्या कुछ आ रही है अरुण जी, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निर्देश दिया है लालू तेजस्वी ने? 2 चीज है कि एक तो है कि ओवरऑल 2 सीटें थी राजद के लिए, लालू परिवार के लिए, लालू जी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट। सभी सीट उनके लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन पटना पाटलिपुत्रा की सीट जहां मीसा भारती जीती है, और एक सारण की सीट थी जहां रोहिणी आचार्य थी। वहाँ लालू जी उस क्षेत्र से, वो कर्मभूमि है उनकी, उस क्षेत्र से वो कई बार एमपी रह चुके हैं। और उसके बाद फिर राबड़ी देवी लड़ी, उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। रूढ़ी ने अब फिर रोहिणी लड़ी, और वो जो 6 असेंबली सेगमेंट है उसमें 3 या 4 सीटों पर बढ़त मिली है। लेकिन उसमें एक गौर किया गया कि 2 कैंडिडेट जो था ना, एक निर्दलीय कैंडिडेट
जी। जो यादव ही जाति का था, हम्म। और एक मुस्लिम कैडेट। उसको जो वोट आए हैं ना, हम्म। तो ये लोग को मान्यता मिली कि लालू जी वहाँ कैंप कर रहे थे। उस कैंडिडेट को यदि हम लोग समझा बुझा कर बैठा लिए होते तो रिजल्ट कुछ और होता। अच्छा, अगर उन दोनों कैंडिडेट को मना लिया जाता तो आज रिजल्ट कुछ और होता और आज रोहिणी विजयी भवा। 15,000 के अंदर से तो हार जीत हुई वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुकाबला सचमुच वहाँ दिलचस्प था, और रोहिणी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी तो मुकाबले में रही। बिल्कुल जी। तो एक तो ये की स्थिति थी। अब आगे का चुनाव है, राजद जो है वो अपना एम जो उसका मुस्लिम यादव का जो मुख्य जनाधार मानते हैं उसको एक्सपेंड करने की पूरी रणनीति है। ठीक है। उसको कहते हैं माई से बाप बनाना है, ए से जेड की पार्टी बनाना है। जी जी जी। इस चुनाव में कुछ हद तक उसका सकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिला। चल गया कुशवाहा का कार्ड। कुशवाहा कार्ड चला। जी। 7 कैंडिडेट थे महागठबंधन में कुशवाहा के, और वो एक कुशवाहा ही एक ऐसा कार्ड चला कि आप याद कीजिए कि औरंगाबाद में तो सीधी लड़ाई हुई, हालांकि भाजपा जीत गई वहाँ, लेकिन औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जीत गए। जी, जी। तो वहां से जो लड़ाई शुरू हुई उसका असर फिर पवन सिंह आ गए। तो और भी वो कहिए कि वहाँ जो आग लगी थी वो और घी का काम हो गया कि फिर काराकाट, आरा, पाटलिपुत्रा, सासाराम, बक्सर, ये कुशवाहा वोट पर कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण था, जी, जी, जी। वो एक तरह से उसमें दरार हुई। मुंगेर में उसी तरह से ललन सिंह के खिलाफ भले ललन सिंह जीते, इस बार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में सबसे कड़ी लड़ाई थी। तो राजद ने संपूर्णता में ये समीक्षा की और हुआ कि इस बार जो जहां-जहां जिन मोर्चे पर संगठन को और सक्रिय करने की जरूरत है, और आगे वाला जो विधानसभा का चुनाव है, हम सब लोग को और एकजुट होकर लड़ना चाहिए। टोटल बैठक का सार यही था, एक संगठन को गियर अप करना है। जी जी। और फिर आज जो बैठक होगी उसमें जो बातें निकल कर आएंगी तो एक समग्रता में फिर उसके बाद तेजस्वी खुद भी ब्रीफ करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है अरुण जी कि रोहिणी आचार्य ने भी एक बड़ा ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था? सबसे पहले वो ट्वीट हम आपको याद दिलाते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर 5 जून को बड़ी बात कही थी और साफ साफ कहा था कि जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतर घात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाता है। परख भी है, पहचान भी है और परास्त करने की काबिलियत भी है। प्रहार भी होगा और प्रतिकार भी होगा। देखिए, यही ट्वीट किया था रोहिणी आचार्य ने। तो हम आपसे सीधा सवाल मेरा ये होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लालू तेजस्वी ने भीतर घात करने वाले को, विश्वासघात करने वालों को पकड़ लिया है, चिन्हित कर लिया है? देखिए, कुछ वो कहीं कोई अपवाद इंडिविजुअल का हो सकता है। आज भी लालू यादव का, खासकर यादव मतदाताओं पर जादू चलता है। तो कोई लालू यादव की जो शख्सियत है, जो उनका प्रभाव है, उनका कोई, उनकी जाति का कोई इंडिविजुअल कहीं क्या विरोध करेगा? कहीं किसी ने कुछ की भी होगी तो निश्चित रूप से वो जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसकी पहचान में होगी। अब वो वहाँ तो देखिए सारण में ही वहाँ उनके समधी हैं चंद्रिका राय, वो तो खुलकर बीजेपी कैंडिडेट के साथ घूम रहे थे, काम किए, तो वहाँ तो कुछ कहने की बात है नहीं। तो कुल मिला कर रोहिणी ने जो बातें की, वो एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है ना, उसका यही खट्टा मीठा अनुभव होता है। जो कुछ कह रही हैं कि हर चुनाव में जो जीतता है तब और हारता है तब उससे कुछ वो सबक लेता है और उससे कुछ सीख होती है, उससे फिर आगे के चुनाव में वो भाव वही है जो रोहिणी ने अपना ट्वीट किया है। उसमें किसी एक को तो इंगित लेकिन एक बड़ी बात कही है, भीतर घात का भी जिक्र किया, विश्वासघात का भी जिक्र किया और तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। अरुण जी, कहा जा रहा था कि बैठक इसी वजह से हो रही है कि लालू तेजस्वी ने चिन्हित कर लिया है और अब एक्शन भी होगा। अब देखिए, अपनों ने ही यहाँ पर धोखा दे दिया है। कहीं फिर मैं कहता हूँ इस तरह से समग्रता में आज जो रिजल्ट आया है राजद का, अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली कि 23 सीट पर आप लड़े, मुख्य मुकाबले में रहे। इस बार लड़ाई मैंने आपसे जैसा कहा कि एनडीए को अपनी सीट बचाने में पसीना छूट गया है। तो जब यही स्थिति रही, लेकिन वो निश्चित रूप से राजद में जो चाहे जिला अध्यक्ष रहा हो या कोई और प्रखंड स्तर पर जिस किसी ने भी इस तरह से कुछ कहीं कैंडिडेट का रहता है ना कि भाई बहुत सारे दावेदार हैं, टिकट तो किसी एक को मिलता है, तो एक इस तरह की
व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता होती है तो वो सब कुछ अनुभव उनका रहा होगा। जी। अब वो जो आपको फीडबैक मिला है कि हम्म। किसी पहचान कर ली है उसके नहीं, जिस खिलाफ। तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी हमने अपने व्यूअर्स को देखिए, दिखाया है। फिर मैंने आपसे कहा कि जी। एक हर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है हम्म। उसके अपने खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, हम्म। वो बयां कर रही हैं। हम्म। वो उसमें कोई खास इंडिविजुअल किसी की पहचान नहीं हम्म। की है। तो हर चुनाव में जो लड़ता है आदमी उसकी अपनी कमी, कमजोरी, खूबी, खासियत बिल्कुल। इसका भी आकलन होता है और उसके हिसाब से आगे सबक लेता है। हम्म। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद जहाँ कुछ सांगठनिक कमजोरी दिखी होगी तो निश्चित रूप से राजद उसमें सुधार करेगा। सुधार करेगा राजद। देखिए, आज भी बैठक है और आपने भी जिक्र कर लिया कि आज भी बैठक होने वाली है। क्या लगता है आज की बैठक में कौन कौन आ रहे हैं और क्या कुछ जी, अहम वही होगा सारे इस लोग रहेंगे संगठन। कई मेरी बात हुई कई विधायकों से भी, तो वो लोग कहा कि आज तो बैठक में हम लोग 5 बजे जाएंगे और जो कुछ कमजोरी रहेगी रहेगी उसका भी उजागर करेंगे। अभी तो देखिए ना, हम्म। अब इसके बाद अभी 5 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव ना है, उपचुनाव होना है। बिल्कुल होना है। अब उसमें अभी बीमा भारती के लिए 10 जुलाई को डेट अनाउंस हो रहे, चुनाव होना है। 4 और असेंबली सीटें हैं। अब वो जगदानंद सिंह के सुपुत्र जो अजीत सुधाकर सिंह ने इस्तीफा किया है वो लड़ेंगे वहां से। बिल्कुल। जदयू छोड़कर आ गए हैं वहाँ। हम्म। मैं देखा एक विधायक की इसकी भी प्रतिक्रिया थी जी। कि हम लोग को करना क्या है। अच्छा। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं ही जगदानंद सिंह, एक जी। सुपुत्र हो गए एमपी, हाँ। अब दूसरे सुपुत्र फिर वहाँ हाँ। एमएलए होंगे। बिल्कुल। हम लोगों को सेवा करनी है, वो तंज व्यंग कस रहे थे। अच्छा। तो ऐसे भी लोग हैं पार्टी में, ऐसा जी, नहीं है जी, कि जी, कुछ जी। इस तरह की बातें तो होती ही है ना। हाँ, हाँ। फिर अभी और सीटें हैं जहाँ मतलब से कि अंदर में राजद के लोग भी नाराज हैं क्या इस कहते नहीं, फैसले कुछ से? तो देखिए नाराजगी है, कोई स्वर नहीं है, आवाज जी, नहीं है। जी, जी। अब सुरेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया, हाँ, हाँ। एमपी हो गए, बिल्कुल। तो वो परिवार से उनकी पत्नी है वो लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। अच्छा, सुरेंद्र यादव की पत्नी लड़ सकती है। हाँ, ऐसी पहले तो चर्चा इस तरह की चर्चा थी कि उनके बेटे इस बार है। हाँ, तो किस्मत बेटा लड़ेंगे, आजमा वही सकते परिवार से कोई लड़ेगा। हैं। जी, जी, तो जी। अभी जब होता है तो कार्यकर्ता में जरा वो जो जिला अध्यक्ष है, हम्म। कोई और भी तो सबको होता है ना कि वह अवसर हमें मिलेगा। हम्म। तो एमएलए की जगह उनका पुत्र, पुत्री, बिल्कुल, पत्नी, बिल्कुल, जब हाँ। यही कुछ इस सब हम्म। तरह का भी भाव है हम्म। पार्टी में। जी। लेकिन कोई इसका कोई मुखर यानी कि होकर उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई है। नहीं नहीं, अब आज की बैठक में वैसी कोई चर्चा नहीं, वो जी। सिर्फ एक देखिए, इसको रूटीन बैठक भी आप कह सकते हैं हाँ, हाँ। कि हर चुनाव के बाद पार्टियां बैठती हैं। हम्म। कांग्रेस ने भी देखिए अभी पूरे देश भर के लिए वो 8 स्टेट में हम्म। उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, तो वहाँ भी हम्म। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है हम्म। हर स्टेट के लिए। हम्म। अब देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं कांग्रेस का, वहाँ कोई सभी 7 सीट फिर बीजेपी जीत गई। बिल्कुल। या कहीं जो जहाँ रूरल स्टेट है, जहाँ भाजपा कांग्रेस सत्ता में भी है, वहाँ भी उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, कर्नाटक में कहीं भी। तो हर पार्टियां इस तरह से रूटीन बैठक करती है और समीक्षा। राजद की बैठक को आप कुछ खुशी अंदाज में देखिए। और बिहार में तो अगले साल चुनाव होने हैं असेंबली के, तो नेचुरल है कि पार्टी की चिंता, पार्टी की रणनीति सब पर तो कुछ पार्टी बैठी नहीं न रहेगी। एक चुनाव हो गया, चलिए फिर ठीक है। उपचुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या जिक्र यहाँ पर रुपौली उपचुनाव का भी हुआ था? क्या कुछ तैयारी हुई है कि क्या कुछ करेंगे? मेरी कोई जानकारी नहीं है कि रुपौली विधानसभा सीट को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब वो सीट जितना फिर कभी वहाँ मीटिंग होगी तो हमको लगता है कि तेजस्वी भी जाएंगे। क्या लग रहा है रुपौली जी, रुपौली में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अभी तो देखिए, अभी तो नॉमिनेशन ही हुआ है, किसका पलड़ा भारी अभी से कैसे तौला जा सकता है? नहीं, एक तरफ बीमा भारती है, एक तरफ शंकर सिंह है मैदान में, एक तरफ है कलाधर मंडल। अब तो इसी ने कहा जाए किसकी स्थिति मजबूत है? अभी तो कुछ तो वहाँ चुनावी समाप्त, बीमा भारती वहाँ की सीटिंग एमएलए रही है, उन्हीं के इस्तीफे से चुनाव हो रहा है। अब मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है। नहीं, घेरने की कोशिश होगी ना जी। आखिर कोई दल जो चुनाव लड़ेगा, शंकर सिंह लड़ने जा रहे हैं, एक एमएलए हैं, और कलाधर मंडल भी हैं। वो एक तरह से आप जानिए कि वो कंस्टिट्यूंसी एक खास जाति बहुल की कंस्टिट्यूंसी है, गंगौता जाति की है, तो वहाँ लड़ाई इसी ढंग की होगी। अब तो लड़ाई का स्वरूप क्या बनता है ये देख लीजिए। अभी तो 10 जुलाई को ना है मतदान। बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त भी कहाँ है? हाँ, ठीक बात है जी।
चलिए, लेकिन तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि बीते दिन की बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।